स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं पेपर 7 की ओर, यूनिट 5 इमर्जिंग कंसर्न्स एंड इश्यूज। सब यूनिट है हमारा 3, जिसका टॉपिक है एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थ्रू एजुकेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो समाज का ऐसा समुदाय ग्रुप जो सामाजिक एवं आर्थिक रूपेण किसी न किसी दृष्टि से क्या है तो पिछड़ा हुआ है, इसको शिक्षा के माध्यम से किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, समानता का क्या अभिप्राय है। तो समानता शब्द से अभिप्राय उन समान परिस्थितियों से है जिनमें सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेदभाव का अंत हो सके एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो सके। यहाँ 3 पॉइंट्स आए हैं। पहला है कि सभी व्यक्तियों को क्या हो तो विकास का समान अवसर प्राप्त हो, दूसरा क्या है तो सामाजिक भेदभाव का अंत हो, और तीसरा पॉइंट क्या आ गया तो उससे क्या होगा तो सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित तौर पे संभव हो जाएगी। प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञ प्रोफेसर लास्की ने भी इस संदर्भ में बहुत ही सटीक बात कही कि समानता का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या सभी को समान वेतन दिया जाए। अगर एक पत्थर ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य क्या होगा तो निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। यह यथोचित भी नहीं है, यह उचित भी नहीं है। अतः समानता का क्या अर्थ है तो समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे तथा सबको उन्नति के समान अवसर मिले। अब शैक्षिक समानता की ओर हम लोग चलते हैं। तो शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी हेतु एक समान शिक्षा नहीं है, वरन हर बालक की शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, सांवेगिक, इमोशनल या नैतिक, एथिक्स जिसको हम कहते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप उनके सिचुएशन या इन्वायरमेंटल जो उनके कंडीशंस हैं उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। इसका अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, प्रांतीयता तथा भाषा, धर्म आदि के बीच भेदभाव कदापि न रहे। भेदभाव न करने से भी है शिक्षा के क्षेत्र में समानता, इक्वालिटी के प्रत्यय को स्थापित करने हेतु निम्न प्रयत्न किए गए हैं। एक निश्चित अवधि पर भेदभाव रहित, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक स्तर पर विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था, अर्थात ऐसा करिकुलम स्ट्रक्चर होना चाहिए जो अपने पसंद से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बालक लेकर पढ़ें और आगे बढ़ें। उच्च स्तर पर सभी हेतु अपेक्षित शैक्षणिक उन्नति की व्यवस्था ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सके। तात्पर्य यह बच्चे कि जब हायर लेवल में आप जाओगे तो आपके अकॉर्डिंग, आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आपकी जो उन्नति है, आपका जो लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन लेने का पूर्ण अधिकार मिले। सभी को एजुकेशन लेने का पूर्ण अधिकार मिले हमारे राष्ट्र में, हमारे सोसाइटी में। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक समानता के अवसर बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो भारत में शैक्षिक समानता के अवसर बढ़ाने के उपाय अग्रांकित हैं। शिक्षा आयोग ने इस विषय में कहा कि जीवन के अन्य सभी आदर्शों की भांति शिक्षा के अवसरों की भी पूरी समानता जारी करना संभवतः असाध्य ही है, लेकिन एक आम मामलों में असली प्रश्न पूर्ण लक्ष्य की सिद्धि का नहीं होता,
ज्वलंत आस्था एवं हार्दिक प्रयत्न का होता है कि आप कितने प्रयत्नशील हैं, आप राष्ट्र कितना प्रयत्नशील है कि राष्ट्र के समस्त नागरिक क्या हो पाएं, शिक्षित हो पाएं। सर्वप्रथम तो किसी भी अच्छी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण विषमताएं पैदा करने वाले कारणों को पहचानना होगा तथा उन्हें या तो पूरी तरह दूर अथवा कम से कम न्यूनतम कर देने हेतु उचित कदम उठाने का प्रयत्न तो लगातार ही करते रहना होगा और निश्चित तौर पे हम उसमें क्या होंगे, सफल होंगे। इस विसंगतियों के निदान के लिए सरकार की शिक्षा नीति ने निम्न उपाय भी सुझाए हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन सभी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए, जो कि करिकुलम फ्रेम स्ट्रक्चर 2005 में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा यथाशीघ्र निःशुल्क बनाने का प्रयत्न किया जाए। इसके लिए व्यवस्थाबद्ध कार्यक्रम भी चलाया जाए। बच्चे प्राथमिक स्कूल में तो बच्चे जो डाउनवर्ड्स इलाके के हैं वह पढ़ लेते हैं आकर के, और जब वह माध्यमिक स्कूल में जाने की बात आती है तो राशि भुगतान के कारण या आय में कमी के कारण उनके परिवार वाले सक्षम नहीं होते उन्हें स्कूल भेजने। नतीजतन क्या होता है, तो किन्हीं को देखेंगे कि किसी दुकान पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई होटल में बर्तन मांज रहे हैं। यह सब सर्वथा अनुचित है और यह उन बालकों के प्रति अन्याय का द्योतक प्रतीक है। अगला क्या है, तो आगामी 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में शुल्कों के संबंध में प्रयत्न किया जाना चाहिए कि सभी जरूरतमंद तथा योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ ही क्या है, तो माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्था में पुस्तक बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जो बालक पढ़ने में तेज हैं, जो बालक पढ़ने के इच्छुक हैं या जो बालक पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तकों की समस्या न हो, इसलिए निश्चित तौर पे पुस्तक बैंक, बुक लाइब्रेरी बैंक की व्यवस्था होनी ही चाहिए। प्रतिभाशाली छात्रों को पुस्तकें खरीदने हेतु इसके साथ ही क्या दिया जाना चाहिए, अनुदान राशि भी दिया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर यहाँ छात्रवृत्ति पर विशेष बल दिया गया है। तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह प्राथमिक प्राइमरी लेवल का एजुकेशन हो या सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है या हायर सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है। जो बच्चे अच्छा अव्वल करते हों उनके मनोबल को बढ़ाने हेतु छात्रवृत्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए। सरकार की सबसे बड़ी योजना और सबसे बड़ा बल है लड़कियों एवं स्त्रियों की शिक्षा पर। तो स्त्रियों की शिक्षा को कुछ का बड़ा कार्यक्रम यह है कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और पुरुष एवं नारी के बीच शिक्षा का अंतर हटाने के लिए बहुत सारे साहसपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं और अच्छे कदम सरकार ने उठाए हैं। केंद्र एवं राज्य में स्त्रियों की शिक्षा पर नज़र रखने हेतु एक विशेष तंत्र की व्यवस्था की गई है, जो स्त्री की शिक्षा के कार्यक्रम के आयोजन एवं क्रियान्वयन में सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्नों को एक स्थान पर उसे स्त्री शिक्षा पर बल देने, स्त्री शिक्षा कैसी हो रही है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, इस पर वह विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही क्या है कि इसके अतिरिक्त सभी स्तरों पर तथा सभी क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की तरफ पर्याप्त ध्यान भी दिया जा रहा है। अनुसूचित जातियों की शिक्षा का मौजूदा कार्यक्रम जारी रहना चाहिए और उस ओर सरकार का विशेष ध्यान है, और जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। वहाँ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की लड़कियां हैं, उनको मुफ्त में
शिक्षा मिलती है यह आवासीय विद्यालय है। अनुसूचित जातियों के बच्चों में निम्न कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विरल आबादी, जहाँ की आबादी कम है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी, वहाँ आश्रम विद्यालय कहने का तात्पर्य कि आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। अध्यापकों को आदिम जाति भाषाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि वह वहाँ के बच्चों से लैंग्वेज के तौर पे अपना तारतम्यता बिठा पाए, उनको उनके लैंग्वेज को वह जान पाए और बच्चे उनके अपने शिक्षक के लैंग्वेज को जान जाए। हमने लैंग्वेज जब पढ़ाया था तो यह भी बताया था कि 3 तरह का लैंग्वेज पढ़ना मस्ट है हमारे करिकुलम में, जिसमें एक हमारा रीजनल लैंग्वेज आ जाता है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों, छात्रावासों की सुविधा एवं छात्रवृत्तियों का काफ़ी विस्तार किया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा में छात्रवृत्तियों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा में छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण, कहने का तात्पर्य कि छात्रवृत्ति किसी एक ही संगठन के जिम्मा में न रहे, उसे राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, समाज स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर बांट के देना चाहिए राशि को, ताकि उचित समय पर उचित बालक को वह राशि प्राप्त हो और उस राशि से वह अपनी शिक्षा को अग्रसरित कर पाए। बच्चे, अब हम अगले क्लास में भारत में शिक्षा के अवसर की विषमताओं के कारण क्या क्या हैं और इसकी चुनौतियां क्या हैं और इससे उबरने के उपाय क्या क्या हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो हमारा है वह कैसे समान रूप से सामान्य वर्ग के साथ, सामान्य लोगों के साथ शिक्षित बने, जिससे हमारा राष्ट्र निश्चित ही एक शिक्षित राष्ट्र बन जाएगा। थैंक यू।